अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री और उसकी डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में अकॉर्डिंग टू न्यू बुक 9th क्लास की जो न्यू बुक है पंजाब बोर्ड की तरफ से इशू की गई है, उसमें हम केमिस्ट्री और उसकी डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में। देखिए, केमिस्ट्री की डेफिनेशन को याद रखने का जो सबसे आसान तरीन तरीका है वो ये है कि आप एक 4 लेटर्स याद रखें। कौन से? CSPR। अब CSPR का मतलब क्या है, मैं आपको वन बाय वन एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। देखिए, आप इस टाइम ये वीडियो अपने मोबाइल पे देख रहे हैं और मोबाइल बैटरी पे चल रहा है। अब बैटरी के अंदर क्या है? बैटरी में होता है लिथियम। ठीक है, तो वो बैटरी की कॉम्पोजिशन है, यानी किसी शय के बारे में ये जानना कि वो किस चीज से मिलकर बनी है, तो उसे हम कॉम्पोजिशन यानी अज्जाए तरकीबी का नाम देते हैं। तो सेम यहाँ पे पहला लेटर C है, इसका मतलब है कॉम्पोजिशन। सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हमारे मोबाइल की जो बैटरी होती है उसमें लिथियम ही हमने क्यों यूज किया, कोई और एलिमेंट या कोई और चीज हमने क्यों नहीं यूज की, तो उसके लिए हमें लिथियम के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। तो सेकंड लेटर S स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है। सिमिलरली आपके पास जितनी भी मोबाइल की बैटरीज हों या लैपटॉप की, उनकी एक खास बात ये होती है, उनकी खासियत भी कह सकते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम उनको इस्तेमाल करते जाएंगे उनकी चार्जिंग कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये उनकी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे थर्ड लेटर P प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। जब उनकी चार्जिंग कम हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको रिचार्ज करते हैं, चार्जिंग करते हैं उसकी, तो उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है जो उसकी चार्जिंग को अगेन बढ़ा देता है। ठीक है, तो लास्ट लेटर R रिएक्शन या सिंपली केमिकल रिएक्शन को शो करता है। और ये सारी चारों की चारों चीजें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं। अब मैटर क्या है? कोई भी ऐसी शय जो जगह के और वजन रखे उसे मैटर कहते हैं। अब मोबाइल की बैटरी भी एक मैटर है, तो मैटर मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे मोबाइल की बैटरी को लिया। तो सेम हमने क्या किया, इसकी डेफिनेशन आसान बना ली एक आसान तरीन पैटर्न पे। द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ, सी क्या है, किस किस चीज की स्टडी करेंगे? कॉम्पोजिशन की। नेक्स्ट एस का मतलब होगा स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर के बाद जो P है उसका मतलब होगा प्रॉपर्टीज, और आखिरी लेटर जो होगा R वो होगा हमारे पास केमिकल रिएक्शंस या सिंपली रिएक्शंस। मैटर के रिएक्शंस को हम नाम देंगे केमिस्ट्री का। अब हम मूव ऑन करेंगे इसकी ब्रांचेस पे। ठीक है, अच्छा, ब्रांचेस से पहले मैं ये बता दूं कि जब हम इसकी ब्रांचेस पढ़ेंगे तो हम वर्डिंग एग्जैक्टली बुक वाली यूज करेंगे, बट हम क्या करेंगे, उसका एक छोटी सी समरी बना लेंगे और 2 से 3 सेंटेंसेस के अंदर हम उसको वाइंड अप कर लेंगे विद प्रॉपर हेडिंग्स। ठीक है, जहां पे हेडिंग्स बनेगी हेडिंग भी बना दूंगा, बट उसके अलावा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे पास जितना नॉलेज है सारा आपके साथ शेयर करूं, और प्रैक्टिकल जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ की वो आपसे शेयर करूं ताकि लेक्चर बोरिंग ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। बुक के अकॉर्डिंग हमारी जो पहली यहाँ पे ब्रांच आती है वो आती है फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री क्या है हमारे पास? देखें, लफ्ज फिजिकल का मतलब ऐसा है कि कोई ऐसी शय जिसकी अपीयरेंस हो, जिसको आप देख सकें, टच कर सकें, फील कर सकें। तो पढ़ना तो हमने मैटर को ही है, केमिस्ट्री है तो मैटर पढ़ना है। अब इसमें मैटर के बारे में क्या पढ़ेंगे? मैटर का फिजिकल एस्पेक्ट पढ़ेंगे। नाम से जाहिर है कि फिजिकल केमिस्ट्री है तो मैटर का फिजिकल एस्पेक्ट यानी फिजिकल पहलू देखेंगे। अब कोई बच्चा अगर डेफिनेशन लिखता है द ब्रांच ऑफ साइंस, सेम पैटर्न पे, द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ, CSPR के जगह पे वो लिखता है फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन हम बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब फिजिकल एस्पेक्ट में चंद एक चीजें आती हैं, मसलन हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट आता है, हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट आता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट का भी नाम दे सकते हैं, और इसके अलावा हमारे पास भी हो सकता है किसी केमिकल कंपाउंड की डेंसिटी हो सकती है या उसका कलर हो सकता है। ये मैंने चंद एक फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे मेंशन कर दी। अब यहाँ से हम एक आसान तरीके फिजिकल प्रॉपर्टी चूज करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कौन सी चीज किस टेम्परेचर पे जम जाती है। मैं आपको एग्जांपल की वजह से समझाऊंगा। लेट्स सपोज आपके पास 2 बीकर्स हैं। ठीक है, दोनों बीकर के अंदर वाटर है, लेकिन एक बीकर में ठंडा पानी है और दूसरे बीकर में गर्म पानी है। अब मैं आपको कहता हूँ कि इनको फ्रीज करना है। ठीक है, आप इनको फ्रीज करें तो आपके मुताबिक कौन सा जो पानी है वो पहले जम जाएगा, कोल्ड या हॉट? तो आपका आंसर होगा कोल्ड वाटर। ऐसा नहीं होता, कोल्ड वाटर पहले नहीं जमेगा, पहले हॉट वाटर फ्रीज हो जाएगा। अब इसके पीछे क्या रीजन है, लॉजिक क्या है? ठीक है, अगर हमें इसकी लॉजिक समझनी है तो हमें इसके एटॉमिक माइक्रो लेवल पे जाना पड़ेगा, छोटे से छोटे लेवल पे, एटॉमिक या इसके मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके स्टडी करना पड़ेगा। किसको? वाटर को, यानी वाटर की माइक्रो स्टडी करनी पड़ेगी, छोटे से छोटे लेवल पे स्टडी करनी पड़ेगी कि एटम्स या मॉलिक्यूल किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमने ये पढ़ना है। तो आसान तरीन जो इसकी डेफिनेशन बुक में लिखी गई है वो यही है कि दिस ब्रांच यानी फिजिकल केमिस्ट्री, दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट्स या इन्वेस्टिगेट करती है, जांच पड़ताल करती है, इन्वेस्टिगेट्स हाउ कि किस तरह सब्सटेंसेस, कि किस तरह कोई भी सब्सटेंस
शो करता है या बिहेव करता है, हाउ सब्सटेंसेस बिहेव करता है, किस तरह, किस लेवल पे बिहेव करता है, बिहेव एट एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल, किस तरह से वो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल पे बिहेव करता है, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे वो किस तरह से बिहेव करता है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं एम-पेम्बा इफेक्ट, एम-पेम्बा इफेक्ट कहते हैं इस इफेक्ट को, कि हॉट वाटर का पहले फ्रीज हो जाना। अब देखिए एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ने के लिए हमें कुछ थ्योरीज चाहिए होंगी, कुछ फिजिकल फंडामेंटल लॉज की जरूरत होगी, ताकि हम इसको क्या कर सकें, स्टडी कर सकें। जस्ट लाइक हमारे पास एम-पेम्बा इफेक्ट है, इसको पढ़ेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो सेम यही आगे लिखा गया है बुक में कि दिस ब्रांच, ये वाली ब्रांच क्या करती है, क्लियरली एक्सप्लेन्स, वजाहत करती है, क्लियरली एक्सप्लेन्स, दिस ब्रांच क्लियरली एक्सप्लेन्स हाउ, कि किस तरह, फिजिकल फंडामेंटल लॉज, कि किस तरह हमारे पास जो बुनियादी लॉज हैं, फिजिकल फंडामेंटल लॉज, वो बायस बनते हैं, कॉजेस बायस बनते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स, कि वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को किस तरह बायस करते हैं, टू शो, क्या जाहिर करें, टू शो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, खास खसूसियात शो करें अंडर सर्टेन कंडीशन। जैसे आपने देखा कि जो हमारे पास हॉट वाटर है वो पहले फ्रीज हो रहा है, तो ये एक खास खासियत है, ठीक है, किसी भी एटम की या मॉलिक्यूल की। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की खास एक खासियत आप देख रहे हैं कि हॉट वाटर पहले फ्रीज हो गए, तो उसको हमारे पास फिजिकल फंडामेंटल जो लॉज हैं वो क्या करेंगे, किस तरह से इसका बायस बन रहे हैं, वो हमने यहाँ पे पढ़ने होंगे। अब यहाँ पे हेडिंग देंगे हम एप्लीकेशन की, कि फिजिकल केमिस्ट्री की क्या एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, एप्लीकेशंस की हेडिंग देंगे। अब यहाँ पे जो एप्लीकेशंस हैं बुक के अंदर इतनी खास नहीं बताएंगी, वैसे फिजिकल केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, बहुत ज़्यादा इसका रोल होता है इंडस्ट्रीज के अंदर। यहाँ पे मैंने हेडिंग दी है एप्लीकेशन की, हो सकता है अगली हम हेडिंग दे दें बाकी ब्रांचेस में सिग्निफिकेंस की या इंपॉर्टेंस की। इस तरह के जो हमारे पास टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे एप्लीकेशंस हो गया, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, इन सब का मतलब एक ही होता है। तो एग्जामिनर क्या कर सकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास मतलब सेम ही होगा, एप्लीकेशन हो गया, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, ये मैं अगली जो ब्रांचेस हैं उन सब में डिफरेंट वर्ड्स यूज करूंगा। तो एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, जो मेन एप्लीकेशन यहाँ पे बताई गई है बुक के अंदर वो ये कि ये केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने या कम करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दिस ब्रांच, ये जो ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑल्सो एक्सप्लेन्स, ये वजाहत करती है, ऑल्सो एक्सप्लेन्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के रेट का मतलब है उसकी स्पीड, तो रेट का मतलब स्पीड होगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, एंड दस, और लिहाजा ऑप्टिमाइज करती है। ऑप्टिमाइज का मतलब है सूटेबल कंडीशन प्रोड्यूस करवाना, ऑप्टिमाइज द कंडीशंस, ये कंडीशन को साजगार बनाती है टू कैरी आउट केमिकल रिएक्शन, टू कैरी आउट केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कि हम किस तरह केमिकल रिएक्शन को आसानी परफॉर्म करवा सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करना, ठीक है। केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ा या कम कर सकते हैं। मसलन हमारे घरों में हम खाना बनाते हैं और कोई चीज़ गल नहीं रही है तो हम उसमें क्या करते हैं, मीठा सोडा ऐड कर देते हैं और उससे वो चीज़ जल्दी गल जाती है, इसका मतलब हमने रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दिया। अब वो चीज़ें जैसे मीठा सोडा है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम उसे कहते हैं कैटलिस्ट। सिमिलरली हम रिएक्शन की स्पीड को कम भी कर सकते हैं, उसे हम इनहिबिटर कहते हैं। खैर मूव ऑन करते हैं हम अपनी नेक्स्ट ब्रांच पे जो कि हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में मैं आपको आसान अल्फाज में बता देता हूँ कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ना टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। हमने सारे एलिमेंट्स को पढ़ना है सिवाय 2 एलिमेंट्स के, और वो कौन से हैं, वो है जी हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन। और इनको ये नहीं इनके एलिमेंट्स को नहीं पढ़ना, एक खास हालत में नहीं पढ़ना जिनके डायरेक्टली बॉन्डेड हो, डायरेक्टली इनके दरमियान क्या हो, बॉन्ड हो। तो डेफिनेशन में यही आपको बताया गया है कि हमारे पास, अगर आपके पास बुक है वहां पे देखिए, वहां पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स व्हिच कंटेन लिटिल और नो कार्बन, जिसमें कम से कार्बन हो या ना हो, ठीक है। अब हमारे पास बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं
जो इनऑर्गेनिक हैं, लेकिन आप देखें उसमें हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन पाई जाती है। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन है, ये है बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट हम इसको कहते हैं। इसमें कार्बन हाइड्रोजन है, फिर भी ये इनऑर्गेनिक है। वजह क्या है कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन डायरेक्ट बॉन्डेड नहीं है। अगर डायरेक्ट बॉन्डेड होगी वो ऑर्गेनिक नहीं, वो इनऑर्गेनिक नहीं होगी बल्कि वो ऑर्गेनिक होगी। तो हम क्या करते हैं, इसकी सिंपल डेफिनेशन लिखते हैं, और डेफिनेशन क्या है, द ब्रांच, दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, दिस ब्रांच केमिस्ट्री की ये जो ब्रांच है, दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ, इसका ताल्लुक होता है डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट के साथ या फिर कंपाउंड्स के साथ, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, उन एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के साथ कंटेनिंग लिटिल और नो कार्बन, ठीक है, कंटेनिंग जिसमें हो, क्या हो, लिटिल कम हो, क्या कम हो, कार्बन, लिटिल और नो कार्बन, यानी कार्बन कम हो या फिर सिरे से हो ही ना, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, दीज कंपाउंड्स में भी, ये हमारे पास हो सकते हैं, ये हमारे पास मेटल्स हो सकते हैं, दीज कंपाउंड्स में भी, ये हमारे पास हो सकते हैं मेटल्स हो सकते हैं, नॉन मेटल्स हो सकते हैं, इसके अलावा ये हमारे पास एसिड्स हो सकते हैं, बेसिस हो सकते हैं, एंड ये फिर हमारे पास सॉल्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत से हैं, एंड सॉल्ट्स, ठीक है, ये हमारे पास सॉल्ट हो सकते हैं। अब हमने इसकी एप्लीकेशंस देखनी है कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। एप्लीकेशन का मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेली लाइफ में कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। एप्लीकेशन देखिए हमारे घर में भी इस्तेमाल हो रही है, किस तरह से, हमारे घरों में जो नमक होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो खाने में इस्तेमाल करते हैं वो इनऑर्गेनिक नेचर का होता है क्योंकि उसमें कार्बन नहीं है। सिमिलरली ये मेडिसिन में इस्तेमाल होती है। मेडिसिन में किस तरह से, हमारे पास कफ सिरप जो आते हैं ना, खांसी के सिरप, घरों में भी एक हमारे पास एक कॉमन सिरप होता है हाइड्रेलिन सिरप, उसमें अगर आप देखिए उसमें होता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसमें भी कार्बन नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है। ये कफ सिरप के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये है ये मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। इसी तरह से हमारे पास फर्टिलाइजर्स के अंदर एक फेमस फर्टिलाइजर है, किसान हजरात इसको बेहतर जानते हैं, DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये खाद है, इनऑर्गेनिक खाद है। तो इसका मतलब ये मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, और ये मेडिसिन के अलावा फर्टिलाइजर के अंदर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे, दिस ब्रांच हैज मैनी एप्लीकेशंस, has many applications, इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस कहाँ पे एप्लीकेशंस हैं, इन मेडिसिन, मेडिसिन के अंदर कफ सिरप की मैंने एग्जांपल दी, मेडिसिन के अंदर इसकी एप्लीकेशंस हैं। फर्टिलाइजर्स जो खाद हैं जैसे DAP खाद होगी, उसके अंदर इसकी एप्लीकेशंस हैं। और अभी हमने कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा था जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट जो है हमारे पास ज्यादातर इनऑर्गेनिक नेचर के ही होते हैं। कैटलिस्ट हो गया, कोटिंग्स हमारे पास, कोटिंग के अलावा पिगमेंट्स जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के कलर्स हम यूज करते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। तो ये तो था थोड़ा सा तारुफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब हम मूव ऑन करेंगे अपनी नेक्स्ट ब्रांच पे जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक का मतलब है नेचुरल। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक की प्रॉपर डेफिनेशन बुक में नहीं है, हम खुद से बना लेते हैं। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, दो कंपाउंड्स को पढ़ेंगे, यानी कार्बन और हाइड्रोजन को, बस इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या नाम देते हैं, हाइड्रोकार्बन्स का। तो हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब ऐसे कार्बन नहीं होता है, तो हाइड्रोकार्बन्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम पूरे 118 एलिमेंट्स में से सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन को ही स्टडी करेंगे, वो भी कब, जब ये दोनों डायरेक्टली बॉन्डेड होंगे, और इनको कलेक्टिवली हम हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास क्या बनेगी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो शाख, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, जिसका ताल्लुक होता है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, किसके साथ इसका ताल्लुक होता है, विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स के साथ जिसमें क्या हो, पहले हमने लिखा था लिटिल और नो कार्बन, जिसमें कार्बन ना हो वो इनऑर्गेनिक, बट जहां पे कार्बन हो वो ऑर्गेनिक, ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, जिसमें हमारे पास क्या हो, कार्बन हो,
कार्बन के अलावा उसमें हाइड्रोजन हो, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ब्रैकेट में हम लिख देते हैं हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड दियर डेरिवेटिव्स, और वो कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से हासिल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड, ऐसी ब्रांच को हम नाम देंगे किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हेडिंग हम बनाएंगे, एप्लीकेशन के बजाय हेडिंग बनाएंगे सिग्निफिकेंस की या फिर इंपॉर्टेंस की। रीजन क्या है, क्योंकि इसकी आपके पास एप्लीकेशन बुक के अंदर नहीं दी गई। जस्ट इतना आपको बताया गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड आल्सो एसेंशियल फॉर लाइफ, हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन में आपको बता देता हूं, इसकी एप्लीकेशंस क्या है हमारे पास। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा मेडिसिन में इनऑर्गेनिक कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं, तो फार्मास्यूटिकल में इस्तेमाल होते हैं। जिससे आपने सुना होगा ग्लूकोज की ड्रिप लगाते हैं, ठीक है। वो जो ग्लूकोज की ड्रिप है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह से हमारे पास यूरिया जो खाद है ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, तो इसकी भी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं, बट बुक में मेंशन नहीं है, इसीलिए मैंने हेडिंग दी सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस की। तो सिग्निफिकेंस इसकी क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट, ये पाए जाते हैं, एग्जिस्ट इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, लाइफ की हर फॉर्म में, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड ऑल्सो एसेंशियल फॉर लाइफ, और ये लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी होते हैं, एसेंशियल फॉर लाइफ। जस्ट लाइक आप देख लें हमारे पास ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर है यूरिया, उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, खाद जो है किसान हज़रात इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। इस तरह मेडिसिन में इसका बहुत ज्यादा यूज है। बाकी इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल की बात के अलावा अगर हम बात करें, पेट्रोकेमिकल जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में कहा था, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन हमारे पास होते हैं, मसलन मीथेन, इथेन और ब्यूटेन जो है, ये सारी की सारी चीजें हाइड्रोकार्बन है, इसको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं। तो अब हम मूव करेंगे हमारी नेक्स्ट ब्रांच पे जो कि है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री देखिए नाम से ही जाहिर है हमारे पास कि हम इसमें एनवायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, बट अब इस जो इसकी डेफिनेशन है बुक में उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है। बजाय इसके वो एनवायरमेंट लिखते, बुक वालों ने लिखा है प्लेनेट अर्थ की बात की है कि इसमें हम पूरी अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह इस पे पोल्यूशन हो रही है, उसके क्या असर आते हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं, ठीक है। और सिर्फ केमिकल इफेक्ट्स को नहीं बल्कि बायोकेमिकल इफेक्ट्स को भी पढ़ना है जो हमारी इस जमीन को मुतासिर कर रहे हैं। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि दिस ब्रांच, केमिस्ट्री की जो ब्रांच है इसका ताल्लुक होता है, दिस ब्रांच डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, स्टडी नहीं करनी बल्कि साइंटिफिक स्टडी करनी है, डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, किसकी साइंटिफिक स्टडी करनी है हमने, साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट्स, केमिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट्स के बारे में हमने पढ़ना है, केमिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट्स, ये दो इफेक्ट्स हमने इसमें पढ़ने हैं, केमिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना जो नेक्स्ट चीज लिखी गई है वो इसमें चंद चीजें बताई गई हैं, मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको ना याद हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जमीन पे कंबस्शन करवाते हैं फॉसिल फ्यूल्स की, फॉसिल फ्यूल्स यानी कोई पेट्रोल हो सकता है, मीथेन, कोई भी चीज है, आपने उसकी कंबस्शन की, उसको जलाया, तो वहां से क्या होगा, स्मोक बनेगा। वो स्मोक कहां पे आएगा, एयर के अंदर सारे का सारा इकट्ठा हो जाएगा, और उसमें आपके पास हो सकता है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के ट्राइऑक्साइड हो सकते हैं, ठीक है, ये एयर के अंदर आ जाएंगे कंबस्शन के बाद। सिमिलरली आफ्टर जब हमारे पास क्या होगा, क्लाउड्स होंगे आसमान पे, और बारिश के मौसम में जब रेन वाटर जमीन पे आएगा, तो जमीन पे आने से पहले वो हवा में मौजूद SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड जो फॉसिल फ्यूल के जलाने की वजह से हवा में आए थे, इनके साथ वो क्या करेगा, जो बारिश का पानी है इनके साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा H2SO4 के अंदर, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है। सो इट मींस हमारे पास सबसे पहले हमने सोर्स देखा, सोर्स के बाद हमने देखा कि रिएक्शन क्या हुआ उस सोर्स के कंपाउंड का, और रिएक्शन के बाद जब वाटर के बाद वो एसिड में कन्वर्ट हो गया तो उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये हमने इस ब्रांच के अंदर पढ़ना होता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है
फॉसिल फ्यूल को जलाया, उससे सल्फर ट्राइऑक्साइड बना, वो बारिश के पानी से रिएक्ट कर गया और सल्फ्यूरिक एसिड तेजाब के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो अब जब ये बारिश का पानी जमीन पे पहुंचेगा तो ये बारिश का पानी नहीं होगा बल्कि ये एसिड रेन यानी तेजाबी बारिश का पानी होगा। और उसके क्या असरात हो सकते हैं, जाहिर सी बात है वो बिल्डिंग्स को मुतासिर करेगा, एक्वेटिक लाइफ को मुतासिर करेगा, इंसानों को मुतासिर करेगा। तो इसमें हमने ये सारी की सारी चीजें क्या है पढ़नी है। यहां पे लिखेंगे दिस ब्रांच एक्सप्लेन्स, ये वजाहत करती है, एक्सप्लेन्स तीन चीजों की वजाहत करती है। एक्सप्लेन्स किसकी वजाहत करती है, सोर्सेस की कि पोल्यूशन का सोर्स क्या है, उसके रिएक्शंस की कि वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, रिएक्शंस के बाद हमने इफेक्ट्स देखने हैं एंड इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट का मतलब ऐसी चीज जो पोल्यूशन का बायस बने उसे पॉल्यूटेंट कहते हैं, ठीक है। पॉल्यूटेंट के बारे में हमने पढ़ना है। अब एंड में हम अगेन एग्जांपल हेडिंग देंगे किसकी, सिग्निफिकेंस की, कि इसकी अहमियत क्या है। अच्छा, ये बाज़ बात सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है। सिग्निफिकेंस कि सिग्निफिकेंस क्या है हमारे पास, ठीक है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की सिग्निफिकेंस क्या है। अब देखिए आपने सोर्सेज, कॉजेस पढ़ी, रिएक्शन पढ़ी, इफेक्ट्स पढ़े, तो जाहिर सी बात है इसके बाद हमने उसका सॉल्यूशन भी बताना है कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। अब सॉल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन को कम करने के लिए हवा में मौजूद, मैं एक एग्जांपल देता हूं, हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, इसको हम कम करना चाहते हैं, या कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर एग्जांपल कह लें, इसको कम करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर E20 के नाम से एक फ्यूल आता है, E20, ये मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। E20 एक ऐसा फ्यूल है जिसमें 20% अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल जो शराब होती है पीने वाली, वो इस्तेमाल करते हैं, और 80% उसके अंदर होता है गैसोलीन यानी पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। 20% अल्कोहल और 80% गैसोलीन यानी पेट्रोल का मिक्सचर होता है, और उस फ्यूल को हम कहते हैं E20 फ्यूल। इससे होता क्या है कि इससे कंप्लीट कंबशन होती है, हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड का इखराज कम से कम होता है और पोल्यूशन कम से कम होती है, ठीक है। ये E20 फ्यूल डिफरेंट कंट्रीज में इस्तेमाल किया जा रहा है, मसलन ब्राजील के अंदर, हमारे नेबरिंग कंट्री इंडिया है वहां पे, और थाईलैंड जैसे बहुत से कंट्रीज हैं जो E20 फ्यूल को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है E20 फ्यूल आप कहां पे पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में कि इसके क्या क्या असरात हो सकते हैं, ये पोल्यूशन को किस तरह कम से कम करने में हमारा मददगार हो सकता है। तो यही हमने यहाँ पे देखना है कि इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, ये हमें समझने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग क्या समझने में मदद करता है, कॉजेज, पोल्यूशन की कॉजेज को, उसके रिएक्शंस को, उसके इफेक्ट्स को, और अल्टीमेटली सॉल्यूशन को, एंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस। पोल्यूशन की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनके सॉल्यूशंस को समझने में मदद करता है पोल्यूशंस, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। वीडियो काफी लेंथी हो गई है, तो इसकी बाकी ब्रांचेस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।